गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप कि क्वेश्चंस हो रहे हैं, कुछ में डाउट आएगी इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले DPT 38 पेज 1। हाँ जी, कौन सा? 21, 32 लिख 32 क्वेश्चन और 31 और सेकेंड और 17, 11 और 12 और बस। चल सेकेंड, ये एरोमेटिक तो नहीं है, अगर प्लेनर हो जाए तो एंटी एरोमेटिक बोल सकते हैं। अब ये हम अपने मन से नहीं मान सकते कि ये प्लेनर होगा कि नहीं होगा, पर अगर प्लेनर मान ले तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा और आंसर शायद एंटी वाला ही दिया होगा। लेकिन हाँ, ये डाउट आपका जायज है कि हम कैसे मान लें कि ये प्लेनर है। कोई फर्क भी नहीं पड़ता आप मानो या ना मानो। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, वो बोलेंगे कि ये इसका एनायन बहुत अनस्टेबल है, ये एनायन बहुत अनस्टेबल है, तो समझ गए कायदे से तो रेजोनेंस हो रहा है, फिर भी बहुत अनस्टेबल है तो एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, तो वो आपकी जो डाउट है वो सही है, और डोंट वरी, इस तरह सवाल पूछते भी नहीं। क्यों गया 2। 11 में ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। B+, बोरॉन C+। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सोचिए ना, बोरॉन क्या कार्बन प्लस है, अगर यह कार्बन प्लस हो जाएगा तो लूप में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, बर्बाद हो जाएंगे, तो ये एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, चलेगा। बोरॉन इज C+। फिर आया 11 के बाद 12 में दोनों ऑक्सीजन से एक लोन पेयर ले लो, दोनों ऑक्सीजन से एक लोन पेयर ले लो तो लूप चल जाएगा 6 का। ये एरोमेटिक है। अगर पहली बार पढ़ो तो डाउट आ सकता है, पढ़ लिया तो फिर याद रह जाता है कि नहीं बनाओ इनको एरोमेटिक। अगर इतना फायदा हो रहा है तो उठा ही लेंगे फायदा। 17 तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता है कि sp3 कार्बन है। देखो सबसे ऊपर वाले जो कार्बन है वो प्लेनर नहीं होने देगा। 31, हाँ 31 में डाउट आएगा, बात करते। इनफैक्ट 23, 24, 25, 26 इनकी भी बात करें। देखो 23rd क्वेश्चन देखो, ये पूछा इस कंपाउंड में ऐसा करो, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो। अब तो साफ एरोमेटिक दिख रहा है, ऐसे में ऐसा कर लेना चाहिए। तो 23 भी ऐसा ही है, 24 भी ऐसा ही है। ये देखो 24 में ये ऐसा करो, इसको शिफ्ट कर दो। ठीक है, ओके, ऐसे देख लीजिए, कोई डाउट नहीं आएगा। फिर आया 31 और 32, वेरी इंपॉर्टेंट। 31 का नाम लिखिए आप वहीं पे। 31 कंपाउंड को बोलते हैं इमिडाजोल। वैसे नाम कोई नहीं पूछेगा इसका नाम क्या है, और तुम बोलते हैं इमिडाजोल ऐसा वैसा, तो पता होगा तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहता है। अच्छा अच्छा नाम सुन रखा है, बोलो आगे बोलो। ऐसे इमिडाजोल कैसा है? ये इमिडाजोल, यहां पर ये वाला नाइट्रोजन जो है इसका लोन पेयर आप बाहर रखो कि नहीं, तेरा वाला नहीं चाहिए, इसका लोन पेयर अंदर रखो। हो गया ये एरोमेटिक। ठीक है,
पहली बात है अभी तो इतना ही पूछा ना एरोमेटिक है कि नहीं, एरोमेटिक है, ठीक है, इसमें तो कोई झगड़ा नहीं। एक नंबर बाहर रख लो, एक नंबर लूप के अंदर ले लो, दोनों नाइट्रोजन sp2 है, ये वाला भी है ये वाला, ठीक है। उसके 32 में क्या n प्लस क्या m लिखा हुआ है, h लिखा हुआ है, m उसे h कर लो, जो n प्लस के साथ m है, m नहीं वो h है। और ये क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड इमिडाजोल, तो इमिडाजोल ने H प्लस ले लिया, प्रोटोनेट हो गया, तो 32 वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, प्रोटोनेटेड इमिडाजोल। लेकिन उससे भी उसकी एरोमेटिसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोन पेयर तो वो गया ना, जो वैसे भी रेजोनेंस में शामिल नहीं था, तो जो एरोमेटिक था वो अभी भी एरोमेटिक है। इमिडाजोल के बारे में बात करेंगे, क्यों पूछ रहे इसमें सवाल, रुक जाओ पहले तो देखो आप, ठीक है। इसका पेज 1 ही करना है अभी, पेज 2 और अभी नहीं करना, जब कहें तब करना। फिर मैंने आपको कहा कौन से डीबी करने के लिए, 40, पहले 40 डीबी, फिर 35, 40 डीबी। हाँ जी, पेज 1, पेज 1, पेज 2, क्लास इलस्ट्रेशन ही है। पेज 2 में कौन सा, पेज 2 में थोड़ी है वो, देखो मोबाइल निकालो, पेज 2, पेज 3, पेज 4 पे 15 है, 15 5th है, ये तो वर्ड रिडक्शन है, तब है 15। देखो OAB एंड अगर इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर आपने करा दिया ओजोन, ओजोन लिसिस कराया, लेकिन वहां क्या लिखा है ओजोन लिसिस में, एक इक्विवेलेंट, अब एल्कीन तो 2 है, तो मैं कौन से वाले एल्कीन को काटूं, याद करो ओजोन लिसिस इज अ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उधर इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, जहां मेरे को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। कौन से एल्कीन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ONE वाला कि NE वाला, ONE वाला है, लोन पेयर डोनेट हो रहा है, तो ये इसका ओजोन लिसिस होगा, ये कटेगा, और ओजोन लिसिस से क्या मिलता है, O। देखो ऐसा आंसर आया कि नहीं, आया कि नहीं, है ना, हाँ, एक से सब क्यों होगा, मेरे दोस्त मुझे फोन कर रहा है, बात कर रहे थे। हेलो, मैं 1 मिनट में लौट रहा हूँ।
हाँ ये हो गया ना। और कोई पेज 5 पेज 6 17 का ऑप्शन 4। तो ये तो गलत है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। विड्रॉइंग ग्रुप में बर्च रिडक्शन के जो 2 पाई बॉन्ड्स बचते हैं उनके पोजीशन ही गलत है। रिलीजिंग में ऐसा होता है, विड्रॉइंग में ऐसा होता है। चला अटेंड नहीं करी क्लास? अरे ऐसे लिख रहा है कि हाँ जी 19 से पहले फिर तुमने 19 वाला कैसे किया? 19 का ए और 17 का 4th एक ही तो चीज है। फर्क क्या है? रिलैक्स। आइसक्रीम खाओगे? नहीं, मना कर दिया। ने मना कर दिया। मंगा देंगे और क्या। तुम तो जानते हो मैं कितना फाइनल समोसा। हाँ जी अभी घंटे भर पहले किसी बच्चे का मैसेज आया किस तरह पाठशाला की वेबसाइट के पासवर्ड जो है वो चेंज कर दो। बहुत सारे लोग जो स्टूडेंट्स नहीं है पाठशाला के वो भी यूज कर रहे हैं, वो डाउनलोड कर रहे हैं। मैंने करने दो, लेट दे। तो बोले सर बहुत सारे टीचर्स भी कर रहे हैं। तो मैंने कहा वो भी, मैंने तो कोई बात नहीं, अगर तुम किसी को जानते हो जो कर रहे हैं उनको बोलो हार्ड डिस्क ले आए, मैं दे दूंगा पूरा। तो डाउनलोडिंग पे लगाओगे हार्ड डिस्क ले आओ, राइट? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ कि उल्टा। लेकिन अब वो वीडियो देखेंगे बोलेंगे तो मिर्ची बड़े खिलाता रहता है। ये आदमी पढ़ाता तो नहीं है कि तो मिर्ची बड़े खिला रहा है कि समोसे खिला रहा है। अब मालूम पड़ा पूरे जोधपुर में सब कोचिंग में यही हो रहा है, समोसा मिर्ची बड़ा। IIT में अंडा आ गया। अच्छा ऐसा करो, एक तरह मुझे पिलाओ खूब सारा पानी, इसमें भर दो, मेरा जग भर के भी लिया, और इन लोगों को खिलाओ समोसे। सूर्य वाले के ऐसे समोसे मंगाओ इनके, ठीक है? तुमको वीडियो देखेगा ना, मैं पढ़ाते कॉन्शियस हो जाऊंगा कि पता नहीं कौन कौन क्या क्या देख रहा है, क्योंकि ये क्या पढ़ाते तो कुछ नहीं, बातें करता रहता है। और बड़े जोधपुर के टीचर सबसे बातें कर रहे, गप्पे ही मार रहे। तो अगर मैं सच सच कहूँ, जो कभी कभी कह देता हूँ, तो रिजल्ट हमारे पढ़ाने से नहीं आता। जैसे कई बार कुछ पेरेंट्स उनसे मिलने आते हैं कि सर आप ऐसा क्या पढ़ाओगे, या तो जो ऐसे सवाल करते मैं कहता मत आओ हमारे यहाँ। और अगर कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ ले सर हाउ आर यू गोइंग टू टीच, मैं कहता बेटा आई एडवाइज यू डोंट ज्वाइन पाठशाला, बिकॉज आई मे नॉट बी एंड बाय फार आई एम नॉट द बेस्ट टीचर, बट इफ यू बिलीव आई एम द बेस्ट टीचर फॉर यू, आई एम द बेस्ट टीचर फॉर यू। लोग समझिए बात को। पैसे लिए तुमने, कल तुम्हारे दोस्त आए थे, वो कौन आया था कल, वो यश मित्तल,
हाँ कल मिलने आया था, वो कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे हैं ना वो ऑफलाइन, तो बहुत सारे बच्चे कल मिलने आए। तो आप लोग आए, आपने पैसे दिए, हम लोग पढ़ा रहे। तो एक तरह से तो ये प्रोफेशनल रिलेशन है कि पढ़ाए गए, क्या बात है, पैसे दिए, सही बात है, पैसे दिए पढ़ा भी गए। बट पैसा, जब आप एडमिशन लेना है पैसा देना पड़ेगा, राइट, तभी पढ़ाएंगे। बट वंस यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम, अब वो जो रकम है ना, लाख रुपए जो हमने आपसे लिया है लमसम, वो रुपया तो अब खर्च हो चुका है। अब आप मेरे से कितना सीखेंगे, उसकी करेंसी रुपया नहीं है, उसकी करेंसी है कि आप मेरे पे, या आप कितने डेडिकेटेड है, डिवोटेड, डिवोटेड इज अ बेटर वर्ड। डेडिकेटेड तो आप अपने प्रति होंगे, मेरे प्रति नहीं होंगे, बट आप मेरे प्रति कितने डिवोटेड है, उस करेंसी से ही मैं आपको पढ़ा पाऊंगा। लाख रुपए देकर तो आप यहाँ बैठ रहे हो, पर नॉलेज कब मिलेगा? व्हेन यू आर स्पेंडिंग वन मोर करेंसी, एंड दैट इज डिवोशन। हमने कहा कि यू शुड बी डिवोटेड टुवर्ड्स मी, बट अगर मुझसे पढ़ना है तो यू हैव टू बी डिवोटेड टुवर्ड्स मी। तुम्हें मेरी बुरी बातें भी इग्नोर करनी पड़ेगी, तभी जाके तुम मुझसे पढ़ पाओगे। वरना अरे यार ये तो बातें करता रहता है, अरे यार तो मिर्ची बड़े खिलाता रहता है, लेकिन पढ़ाता भी, राइट। तो वो ज्यादातर बच्चे जो हमारे पास आते हैं, दे आर वेरी डेडिकेटेड या डिवोटेड टू अस, तो हम कहते हैं वो पढ़ लेते हैं। अदरवाइज मैं अच्छे से अच्छा पढ़ा दूं किसी दिन, लेकिन तुम पढ़ने के मूड में ही नहीं हो, बोले नहीं यार तो कुछ भी बोलता रहता है, तो तुम उससे लिखोगे ही नहीं, तुम उसे रिवाइज ही नहीं करोगे, और फाइनली जब रिजल्ट नहीं आएगा तो बोलोगे आए तो कुछ भी पढ़ाता रहता है, क्योंकि मैंने सही पढ़ाया था। बट अगर आप डिवोटेड नहीं हो, आप डिवोटेड हो, आपने नोट किया इससे डिवोटेड नहीं, इसने नहीं किया, पढ़ाई तो दोनों के सेम ही ना, इसके नंबर आए इसके नहीं, क्यों? क्योंकि उसने उसको लिखा, रिवाइज किया तो उसको याद रह गया। उसने लिखा ही किया नहीं यार पता नहीं क्या है, तो जब लिखोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे, नंबर नहीं आएंगे, और फाइनली वो क्या कहा हुआ सच हो जाएगा, जो तुमने सोचा था। क्या मुझे तो पता था, फर्जी पढ़ाते। और वही तुम बोलो, इफ यू बिलीव कि आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड टीचर। यू बिलीव आई एम अ बैड टीचर, आई एम अ वेरी बैड टीचर। इट इज योर बिलीफ सिस्टम। इसलिए जब मुझसे को पूछता सब कहाँ पढ़े, जहां तुम्हारा विश्वास हो वहां पढ़ो। ये बात मैंने पहले भी कभी कही होगी। जैसे कोई पेरेंट्स बोलते हैं सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, तो मैं कभी नहीं बोलता हाँ मैं तो पढ़ाता ही हूँ, लाख रुपये और दे दो। इट इज ऑलवेज आपका विश्वास है। These are always my words. अरे सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर, रिजल्ट आ गया, आपका विश्वास है। ये बिल्कुल खरा खरा सच बता रहा हूँ। आने वाले 100 दिन तो इस बात पे विश्वास करना ही कि अगर तुम्हारा रिजल्ट आता है तो इसलिए क्योंकि तुम बिलीव करते थे हमें, और नहीं आता तो इसलिए तुम बिलीव नहीं करते थे हमें। खुद पे तो हमेशा ही करते हो, अगले की बात। मुझसे पढ़ने आया तो मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, अब तो कोई चॉइस भी नहीं है। बट मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो बच्चे रिजल्ट ला रहे हैं वो इसलिए ला रहे हैं कि दे बिलीव इन अस, एंड दैट इज व्हाई दे डू इट ब्लाइंडली। ब्लाइंडली वो बात मानते हैं, जो कह दिया वो अंतिम है, उसमें एक बट नहीं है। ये किताब करनी है तो करनी है, ये नहीं करनी तो नहीं करनी। वो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, और जो अपने दिमाग इसमें नहीं और लगाते हैं तो उनके नंबर नहीं आते, राइट। कल ही वो आया था शाम को, तो प्रियांश कौन सा था, प्रियांश तो कॉलेज ज्वाइन करने जा रहे थे, पता नहीं ऐसे कोई टाइम ही नहीं लिया, सब मिलने आए, गप्पे मारे थे हम। तो इनको मैंने वो स्किटल्स में रखता हूँ मेरे बैग में खूब सारी, तो दी। फिर मैंने बोला कह रहे भाई तुमने टेस्टिमोनियल लिख के दिया, तो उसने बोला सर नहीं दिया। अगर रख वापस रखवा दी मैंने स्किटल वापस, सच में रखवा दी। बोले सर मैंने मोबाइल में लिख, अरे मुझे गर्म पानी भी नहीं पीना है, बहुत गर्मी लग रही, गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी। ये नॉर्मल है, ठीक है, ये गर्म इतना गर्म ठीक है। फिर उसने लिख के भेजा कि सर मैंने लिख के रखा, बट मेरा मोबाइल चेंज हो गया, तो पापा के मोबाइल में, पापा के मोबाइल से भी आया नहीं, तो स्किटल रख, बातें मत बना। फिर इसने भेजा, फिर आधे घंटे बाद ही भेजा, वो बड़ा अच्छा लिख के भेजा। कहा ये I am Priyansh Singh and I have been a student at Pathshala since class 10. I joined it as my sister was also studying here, a fresher then, and at IIT Kanpur Electrical now. वो खुद IIT कानपुर गया, उसकी बड़ी बहन भी IIT कानपुर में, उसके पिताजी भी IIT कानपुर में, दादाजी शायद वहाँ के डीन विन रहे होंगे। जनरेशन के साथ हमारा बच्चा कहाँ पढ़ता है, IIT कानपुर। तो हमने बेसिकली बच्चों को बोला, तुमको भी बोलेंगे कि भाई आपकी पाठशाला में सफर कैसा रहा, कुछ बता दीजिए, अच्छा होगा तो हम दूसरों को बताएंगे, नहीं होगा तो छुपा देंगे। तो उससे लिखा कि भाई, फिर ये बोला भाई तुमने पाठशाला ज्वाइन किया, क्यों किया, तुम्हें किसने बताया?
हम तो कोई ज्यादा एडवर्टीजमेंट या फोन वोन तो करते ही नहीं किसी को। तो पूछते भाई तुमने क्यों ज्वाइन किया, तो तुम बताओगे भाई उसने फंसा दिया मेरे को उससे। तो उससे बोला कि मेरी बहन ने बदला निकाला बचपन का और मुझे पाठशाला को जमा करवा दिया। डिफिकल्टी हियर इज द डीपेस्ट एसेंस ऑफ जेई को ज्यादा बोल दिया उससे। ट्रेनिंग द माइंड बॉडी सोल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मोल्डिंग देम इन द फ्लो ऑफ आईटीजे इन ऑल रिस्पेक्ट्स, बी इट एक्सप्लेनिंग थ्योरीज, मेकिंग देम प्रैक्टिस, टैकलिंग एडवांस प्रॉब्लम, सीइंग एंड सेटिंग द बॉडी क्लॉक अकॉर्डिंग टू द एग्जाम। तो कुछ ठीक है, बाकी तो सेलेक्ट हो जाने के बाद थोड़े लोग ज्यादा बोल देते तो तुम अपने आप कम डिडक्ट कर लो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट दे नेवर लीव द थिंग्स फॉर द स्टूडेंट्स देमसेल्फ, रादर ट्रेन देम टिल द लास्ट मोमेंट, एंड दिस इज व्हाट मेक्स ऑल द डिफरेंस। जस्ट ब्लाइंडली फॉलो व्हाट द टीचर्स आर सेइंग एंड दे विल एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ यू। ये वाली बात सबसे इंपॉर्टेंट, जस्ट ब्लाइंडली फॉलो देम, डेडिकेशन नहीं, डिवोशन। इफ यू आर डिवोटेड टू मी, मैं अच्छा पढ़ा दूंगा तुमको, एंड इफ यू क्वेश्चन मी, इफ यू जज मी, तो फिर मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा और उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, आप हो, क्योंकि मैं कितना अच्छा पढ़ाऊंगा वो कुछ भी नहीं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हो। समझ रहे हो? तो 110 दिन जितने भी जेई के लिए बचे इस बात को फॉलो करें, फिर अच्छे साल अगले साल आप भी अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल लिख के दें। अब उसको स्किटल भेजनी पड़ेगी, टेस्टिमोनियल तो आ गया, स्किटल मेरी टेबल में पड़ी है भी उसकी। हाँ चलो, डीपीपी कौन सी 39 ना, उसमें डाउट आए होंगे क्योंकि वो हमने एक्चुअली पूरी थ्योरी पढ़ी नहीं उसकी। पेज 1 पेज 2 नहीं, पेज 3 नहीं, पेज 3 में नहीं आएगा। आपको डाउट आएगा पेज 4 के 15th क्वेश्चन आएंगे तो आए नहीं, 15 में आएगा, 16 में आएगा, 16 जोड़ लगा लिया ना, बस 15 में 16 में डाउट आएगा, बताता हूँ। वैसे रखना ही 15 का आंसर है बी बॉम्बे, इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, और 16 का आंसर है सी कलकत्ता। तो जो भी होता है तो होता है। अब ये जो 16 क्वेश्चन है वो ज्यादा लॉजिकल है। मैंने कभी आपको सिखाया था 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स, याद आया? 4 आउट ऑफ 5 टाइम्स, 4 out of 5 items from Jodhpur are from पाठशाला। 4 out of 5 pi bonds, 4 out of 5 times the pi bond is there, तो ये टूट जाएगा। ये तो हो गया 16 वाले सिंपल। 15 वाले में थोड़ा सा रट्टा मारने वाला एंगल है, तो भी थोड़ा रट लो, क्या करें, ज्यादा समझाना पॉसिबल नहीं। अब क्या करें, तो ऐसा सिमेट्रिकली तोड़ दो, एक कार्बन इसको दे दो, एक कार्बन इसको तोड़ दे दो, और तो क्या करें। ये ऐसे तोड़ दिया, ये ऐसे, तो आपको 2 मॉलिक्यूल क्या मिल गया, बेंजोइक एसिड मिल गया। ठीक है, तो डाउट आती है। चल, तो देखो थोड़ी प्रैक्टिस हो गई। ऑक्सीडेशन पढ़ रहे थे, वो हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो मेन रिएक्शन है, रिएक्शन तो एनसीईआरटी ने ज्यादा मेंशन ही नहीं करी, ना 11th में ज्यादा मेंशन करी, ना 12th में ज्यादा यूज करी। इनकी जो मेन रिएक्शन है, जैसे एल्केन की मेन रिएक्शन कौन सी है?
फ्री रेडिकल एलिमिनेशन, और एल्कीन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्काइन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो मेन रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, EAS लिख देते हैं, या जस्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल देती है किताब। और उसे शुरू करते, वो 12th की NCERT में जगह जगह बार बार आएगी, हम एक बार यही तसल्ली से पढ़ लेंगे। तो लिखो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। सब कैमरा पीछे रखें। गर्मी बहुत ज्यादा है, मुझे लग रही है। देख, एक एल्कीन से इसकी तुलना करेंगे। मान लीजिए एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का एक पेयर। इलेक्ट्रोफाइल इनमें से पहले अटैक कर देता है और आपको एक ऐसा कार्बोकेटायन मिल जाता है। यस दोस्तों, फिर न्यूक्लियोफाइल धड़ल्ले से अटैक कर देता है, कोई कारण नहीं कि वो वेट करे, और ये न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ जाता है। यहाँ मुझे सिस ट्रांस से कोई मतलब नहीं, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन का नाम क्या रखा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सही बात, होना भी चाहिए। अब जिस तरह से एल्कीन में पाई बॉन्ड्स है, तो बेंजीन में भी पाई बॉन्ड्स का एक सिस्टम है। बेंजीन में पाई बॉन्ड का एक सिस्टम, और सेम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का जो पेयर है वो आपने बेंजीन में डाल दिया। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते मान लो यहाँ अटैक कर, बाकी नहीं कर सकता सारे कार्बनिक जैसे। मान लीजिए यहाँ अटैक करा दिया तो ये इलेक्ट्रोफाइल अलग है, बाजू वाले में प्लस आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑब्वियसली ये काम मुश्किल है स्लो स्टेप पे, क्योंकि आपने पहली बात तो रिएक्टिव कार्बन बनाया, और दूसरा एरोमेटिसिटी जा चुकी, ये sp3 कार्बन हो चुका है, ये प्लेनर ही नहीं है, और पाई बॉन्ड भी 3 थे, 2 ही रह गए, तो इलेक्ट्रॉन भी 6 नहीं है। ये तो गलत है। पहली बात तो चार्ज आ रहा है, फिर एरोमेटिसिटी भी चली गई, नुकसान ही नुकसान है। तो हमने ये बात मान ली ना कि स्लो है। हम इसको धड़ल्ले से कराते था, बोलते क्या हो रहा है, हम तो मान रहे हैं मुश्किल है। अच्छा, अब जिस तरह से इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, उसी तरह से अगर मैं इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा दूं तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ये, राइट। चार्ज था, चार्ज चला गया, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता, दिस डज नॉट हैपन, ये नहीं होता। तो सवाल उठता है क्यों नहीं होता?
जब एल्कीन में हो रहा है, एल्कीन में इतनी बार हुआ तो यहाँ पर भी लॉजिकल तो लग ही रहा है, बट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि नहीं साहब ऐसा नहीं होता, ये नहीं बनता। बोले तो ये इसी में से इलेक्ट्रोफाइल के बजाय E प्लस के बजाय H प्लस को निकाल देते, भाई प्लीज चला जा। हाइड्रोजन को बोलते नहीं तू चला जा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन तो था ही, उसको बोलते हैं ऐसा कर, तू यहाँ से निकल जा, इलेक्ट्रॉन छोड़ और चला जा। जिससे कि हमारी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी, जिससे कि हमारी एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। और एरोमेटिसिटी ऐसी चीज भी है जो वापस लाने के लिए अगर कुछ विशेष प्रयास किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत फायदा होता है। तो बजाय भी यहां से इस रास्ते जाने के, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर एडिशन दे गो फॉर सब्स्टिट्यूशन। कि नहीं, एक आया एक चला गया, एक आने के बाद दूसरा नहीं आएगा, वहां आता होगा, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वो एरोमेटिक नहीं था, मैं एरोमेटिक हूं, मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो होगा, ये भी पाई सिस्टम है, ये भी पाई सिस्टम है, इलेक्ट्रॉन तो भरे पड़े, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। बट यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के बाद न्यूक्लियोफाइल भी आ जाएगा और उन्हें कोई ऐतराज भी नहीं है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आए तो ऐतराज है, कोई कहा भाई तू मत आ, हम हमारा देख लेंगे, तू पंचायती मत कर। बोले क्या कर लोगे, या तो इसी को निकाल देंगे वापस या फिर किसी और को निकाल देंगे, तू अंदर मत आ। यस और नो। एक इलेक्ट्रोफाइल आया, एक इलेक्ट्रोफाइल चला गया, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट अपन ने नाम क्या लिखा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि एरोमेटिक था, एरोमेटिक रहना चाहता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन हुआ। वरना तो करो ना एडिशन, कौन रोक रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करो, एल्कीन में होता है, एल्काइन में होता है। बट क्योंकि ये एरोमेटिक है और एरोमेटिसिटी से इनका बहुत फायदा हो रहा है, ये उसको खोना नहीं चाहते, बिकॉज दे आर एरोमेटिक एंड सो दे आर गोइंग फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड नॉट फॉर एडिशन। एरोमेटिक थे और रहना चाहते, इसीलिए सब्स्टिट्यूशन हुआ, वरना तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता। समझे कि नहीं समझे। तो जिस तरह से एल्कीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है, बेंजीन में एरोमेटिक सिस्टम में भी होता है। बट वहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी होता है, बड़े धड़ल्ले से होता है। बट यहाँ पे देखा गया कि ये नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका लॉजिक है। फिर क्या होता है कि ये होता है, और इसको डिटेल में पढ़ेंगे फिर हम। जैसे एल्कीन की भी रिएक्शन हमने बहुत डिटेल में पढ़ी, ये भी पढ़ेंगे। बट ये कंपेयर कर रहे हैं कि देखिए एल्कीन इज डिफरेंट फ्रॉम एरोमेटिक सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम्स आर डिफरेंट फ्रॉम एल्कीन। हाँ, अगर वो एक जैसे होते तो मजा आ जाता। हमने एल्काइन कितना जल्दी से पढ़ लिया, तो अगर एरोमेटिक सिस्टम के एल्कीन के पाई बॉन्ड्स भी एल्कीन एल्काइन जैसे होते तो झट से पढ़ लेते। बट नहीं है, तब नहीं, अब क्या करें, सबके लिए वही है। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो एक क्वेश्चन लिखो, एल्कीन्स शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, but aromatic compounds prefer electrophilic substitution, but aromatic compounds prefer electrophilic substitution. Full stop. Why? ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया इस बात का तो पहले कि एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, लेकिन इनमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। क्यों, क्लियर? तो क्यों होता है और कैसे होता है वो थोड़ा देख लिया। अब कैसे वाली बात अभी और कर लेंगे। समझ में आ रहा है तो लिखिए ये सब।
हर लिख लिया। तो बाकी कहानी कौन लिखेगा कि भाई ये एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक रहना चाहता है, इसलिए एल्कीन के पास खोने के लिए कुछ नहीं था। ये सब बातें लिख लो भाई। नहीं लिखोगे फिर रिवाइज नहीं करोगे, फिर बोलोगे थोड़ी देर बाद सर ये समझ में नहीं आ रहा। जिस दिन समझ में आया था तब लिखा क्यों नहीं था? और एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चे या लोग करते हैं, बच्चे क्या हम भी मुझे ध्यान रह जाएगा। जैसे मम्मी ने बोला बेटे ये सामान लिया ना, हाँ लिख ले, मुझे ये ध्यान रह जाएगा। रहता है ध्यान। अगर एक ही चीज है तो चलो फिर भी ध्यान रह जाता है। 5-6 चीजें अगर बता दे तो या तो हम वो चीज कोई मिस कर जाते हैं, या ये मंगाया था 1 किलो, ये मंगाया था आधा किलो, उल्टा ले आते। राइट? तो लिख लेना चाहिए ना। उस समय तो नहीं, मन ध्यान रह जाए, मन याद रह जाए, आप चिंता मत करो, इसलिए लिख लो। लिखा हुआ रॉक्स। चल लिखो अब एक क्वेश्चन। What is the general mechanism? What is the general mechanism of EAS, electrophilic aromatic substitution? What is the general mechanism of EAS in EAS? हो गया बस। What is the general mechanism of EAS? तो आपने थोड़ा पढ़ तो लिया, ये लिखा हुआ है, बट अब इसमें कुछ और बातें जोड़नी है, और जो नहीं होता वो बातें क्यों करें? और अब एल्कीन से भी हमें कोई मतलब नहीं। तो यही चीज हम थोड़ी वापस पढ़ लेंगे, थोड़ा सा कुछ नया ऐड कर देंगे। What is the general mechanism of EAS? So this is the general mechanism of EAS. ये लिख लीजिए। इलेक्ट्रोफिल आया, इलेक्ट्रोफिल गया। इसके बारे में थोड़ी बात है। इसको लोग बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। एक नया सिग्मा बॉन्ड बना ना, क्या बोलेंगे? सिग्मा कॉम्प्लेक्स नाम रखेंगे। अब ये लगता है कि बहुत बुरा है, हाँ मुश्किल है, इसका बनना मुश्किल है, बुरा है, बट इतना बुरा भी नहीं है। इसके पक्ष में भी कुछ बातें हैं। चलो ठीक है, एरोमेटिक नहीं है, बट रेजोनेंस तो हो रहा है। ये जो पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं वो रेजोनेंस स्टेबलाइज तो है, हाँ है ना? ठीक है, एरोमेटिसिटी वाली बात नहीं है, वो वाला उस डिग्री वाला रेजोनेंस नहीं है, बट फिर भी रेजोनेंस तो अच्छा खासा हो ही रहा। ये जो प्लस आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी जाएगा, और मैं सिर्फ इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर बनाऊं कि डबल बॉन्ड यहाँ से लेकर यहाँ, थोड़ा डेल्टा प्लस यहाँ, डेल्टा प्लस यहाँ, डेल्टा प्लस यहाँ, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। यस और नो? तो ठीक है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स इज नॉट वेरी स्टेबल,
as compared to benzene which was neutral and aromatic. This is neither neutral nor aromatic. तो मुश्किल है, हमने मान ली वो बात तो, लेकिन इतना बुरा भी नहीं कि नहीं ये किया तो किया कैसे, तो इतना बुरा भी नहीं हो सकता है, प्लस हो ही रहा है चारों तरफ ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स एंड इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज। और उसके स्ट्रक्चर्स बनाइए आप स्वयं, हाइब्रिड मैंने बना दिया है बोर्ड में। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, या वो होता ही क्यों है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों होता है, एडिशन क्यों नहीं हो जाता है? बातें समझ में आ रही है आपको? तसल्ली से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं। अब इसमें कुछ बातें अपन को थोड़ा अलग अलग पॉइंट सब पकड़ना। पहला पॉइंट तो ये कि भाई अभी तो आपने इलेक्ट्रोफाइल अटैक किसी भी कार्बन पे करा दिया, क्योंकि सारे कार्बन एक जैसे, बट अगर बेंजीन की रिंग में ऑलरेडी कोई ग्रुप आ चुका है, कोई सब्स्टिट्यूएंट लग गया, कोई जी ग्रुप आ गया, तो अब आप इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ कराएंगे? तो बहुत पहले हमने रेजोनेंस का कंसेप्ट सीखा था। जैसे फॉर एग्जाम्पल से वो जो ग्रुप है वो एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो रेजोनेंस पढ़ाया था, एक्रोल्डिहाइड वाला, बेंजल्डिहाइड वाला। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इधर चले जाएंगे, फिर ये इधर आ जाएंगे, तो एक प्लस यहाँ, फिर एक प्लस यहाँ, फिर एक प्लस यहाँ। तो अगर ऐसी हालत हो गई है तो एक इलेक्ट्रोफाइल, एक समझदार इलेक्ट्रोफाइल बेंजल्डिहाइड की कौन सी अगर अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा? ऑर्थो पे कि मेटा पे या पैरा पे? है मेटा, वही इलेक्ट्रॉन है, बाकी तो प्लस प्लस आ गया। मैं इलेक्ट्रोफाइल, मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उनके ऑर्थो और पैरा तो लुट चुके, वहां मैं जाऊंगा मुझे क्या मिलेगा? सही बात, यस। अच्छा, अगर इसी के बजाय रुक जाइए, फिनॉल ले, तो फिनॉल में ये इधर आएगा, ये माइनस यहाँ, ये माइनस यहाँ, ये माइनस यहाँ, तो यही इलेक्ट्रोफाइल फिनॉल से अगर रिएक्शन करने की बारी आए तो फिनॉल की कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा? ऑर्थो या मेटा है क्या? ऑर्थो पैरा पे करेगा कि वहां नेगेटिव। तो अगर सिंपल बेंजीन की रेंज है तो आपने जहां मर्जी पड़े अटैक करा लो, क्या फर्क पड़ता है? बट अगर वो ऑलरेडी सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, कुछ सब्स्टिट्यूशन हो चुका है, तो अब वो जो सब्स्टिट्यूएंट तुमने लगाया है, जी ग्रुप लगाया है, ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल की दिशा निर्धारित करता है कि भाई तुम मेरे मेटा पे आना, तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए मेटा पे आ जाना, मेरे तुमको इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑर्थो पैरा पे आना, वहां मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? तो ये जो ग्रुप है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये उस इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कंट्रोल कर रहा है। यस, कि वो कहां पे आके अटैक करेगा, कहां पे आके जोड़ेगा, तो ये हमको डिटेल में पढ़ना है। कंसेप्ट समझ में आया कि बेंजीन में सोचने की जरूरत ही नहीं थी, अब ये सोचने की जरूरत पड़ रही है कि अगर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है तो रिएक्शन कहां करा है, तो वो ग्रुप कुछ इंटरफेयर करता है, राइट? तो लिखो
ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब दिशा एक तरह से, ओरिएंटेशन ऑफ EAS, ओरिएंटेशन ऑफ EAS। तो देखिए बड़े आराम से आप बोर्ड पे जो लिखा उससे बात समझ में आ गई है। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट -m इफेक्ट शो कर रहा है तो वो ऑर्थो पैरा को तो लूट चुका है, कहाँ जाएगा? तो अगर सब्स्टिट्यूएंट -m वाला है तो वो मेटा डायरेक्टर है, वो मेटा की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, मेटा पे आना भाई, वो दिशा दे रहा है, हाँ या ना? तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, छोटी सी लिस्ट बना सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स अगर -m शो करेंगे तो वो मेटा डायरेक्टर कहलाएंगे। ये बात समझ में आती है कि नहीं? अगर सब्स्टिट्यूएंट -m शो कर रहा है तो कैसा है वो? मेटा डायरेक्टर के एग्जाम्पल। अच्छा, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट +m शो कर रहा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा। ठीक है। और एक एल्काइल ग्रुप और ले लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? अच्छा, तो यदि यह हाइपर कॉन्जुगेशन करवा दूं, ये इधर तो ये माइनस यहाँ, तो ये माइनस यहाँ, तो ये माइनस यहाँ, तो एल्काइल ग्रुप के कौन से डायरेक्टर है? हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जमा हो रहे हैं? ऑर्थो पैरा। तो एल्काइल ग्रुप भी यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ। एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हो जाएगा। और आप देखेंगे जनरली नॉट 100% टाइम, 90% टाइम ऑर्थो पैरा में पैरा का पक्ष लिया जाता है। जनरली ऑर्थो पैरा में पैरा का पक्ष लेते हैं। ठीक है। तो जो भी ग्रुप है प्रैक्टिस करा दूंगा, बट कंसेप्ट तो आ गया। रेजोनेंस से बहुत इतने दिन पहले पढ़ा था, देखो यार कैसे काम आ जाता है। छोटी सी लिस्ट बना लो, काम हो गया। प्रैक्टिस अभी हम करेंगे। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया? आगे पक्की बात। बस आपको प्लस एम माइनस एम पहचानना आ जाना चाहिए। ठीक है। क्या जैकेट उतार रहे हो, पहन रहे हो? पहन रहे हो? अच्छा, तुम किसी के सामने बैठे, मुझे तो गर्मी लग रही है। आपके पास एक डीपीपी होगी 42, है क्या? इसमें कहने के लिए 51 क्वेश्चंस है। और ये बेसिकली जो अभी पढ़ाया है ये, और थोड़ी भी और एडवांस पढ़ा दूंगा, उसकी प्रैक्टिस है। तो DP42 की नहीं है, कोई बात नहीं, आज घर पे कर लेना। 10 मिनट के अंदर अंदर करनी है और हो जाएगी, इसीलिए बोल रहा हूँ। यानी कि आराम से धीरे धीरे 51 क्वेश्चन है, आधा घंटा तो लगेगा, 10 मिनट।
हाँ वो अच्छे से कर पाओ, उसके लिए थोड़ा नॉलेज आपको और चीज फटाफट में आपके समझ से आने से पहले बता देता हूँ। तो एक तो हमने बात करी ओरिएंटेशन, इरेक्शन कहाँ हो, फटाफट लिखो। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रेट ऑफ EAS। जो ग्रुप आप लगाएंगे उसे रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रेट ऑफ EAS। तो देखिए इधर देखिए, मान लो यार टोलुइना ये बेंजीन है और ये नाइट्रोबेंजीन। तो अगर एक इलेक्ट्रोफाइल है वो कहा जाएगा, वो वाला मैटर तो अलग है, वो तो सॉर्ट आउट हो गया, प्रैक्टिस के लिए DPP दे दी। इसमें रिएक्शन कहीं पे भी करा हो आपकी मर्जी, जैसे और तो पैरा पैरा इस मेजर, इसमें मेटा कहाँ होगा वो बात ही नहीं करे, कितनी तेज हो। बेंजीन को उसमें आधार या स्टैंडर्ड मान लेंगे, इसको 1 मान लेंगे। बेंजीन से तेज बेंजीन से धीरे धीरे, बेंजीन स्टैंडर्ड। अब देखिए ये NO2 ग्रुप जो है वो -M शो करता है, आया और -I भी करता है, तो इससे तो रिंग को लूट लिया। कोई समझदार इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के पास क्या लेने जाएगा। तो इसके आने से जो रेट है EAS की वो कम हुई क्यों। बेंजीन में अच्छी खासी रेट हो जाती, NO2 आते ही सब्स्टिट्यूएंट ने रेट गिरा, वही तो पढ़ रहे। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन रेट ऑफ EAS, ये सब्स्टिट्यूएंट से रेट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यही देखना है कि वो रेट रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यदि रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इस रिंग के पास कोई क्या करने जाएगा, है क्या तुम्हारे पास देने के लिए। हाँ, अगर मिथाइल ग्रुप जैसा कोई आ जाए तो रिंग के पास पहले भी अच्छा खासा इलेक्ट्रॉन से उल्टा और बढ़ गई। एल्काइल ग्रुप को तो श्राप दिया, दो इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोफिलिक यहाँ पर अटैक तेज होंगे, यहाँ पर धीरे और यहाँ बहुत ज्यादा धीरे। यस सर, तो अपन 2 लाइन में इसको समेट तो सकते हैं क्या। विथड्रॉइंग ग्रुप्स रिड्यूस द रेट, जो भी आपने ग्रुप्स लगाए यदि वो विथड्रॉइंग है तो रिड्यूस कर देंगे रेट को। विथड्रॉइंग ग्रुप्स है वो रिड्यूस कर देंगे रेट को, और रिलीजिंग ग्रुप्स होंगे तो क्या करेंगे, वो रेट बढ़ा देंगे। इससे सिंपल क्या होगा। बट यू विल फाइंड ये लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, किताबों ने ढंग से दिया नहीं है और बच्चे तो फिर पढ़ते भी नहीं ढंग से, और इस तरह के क्वेश्चन खूब आते हैं, वो गलत कर देते हैं। कोई मुझे कहा रिएक्शन होगी तो वो तरीका पहले बताया कि देख लो +M है कि -M है कि एल्काइल ग्रुप, कहाँ होगी वो अलग मैटर है, कितनी तेज होगी वो अलग मैटर है। ये ग्रुप विड्रॉइंग है रिलीजिंग है, और तुमको सिखा रखा है ये ग्रुप विड्रॉइंग है रिलीजिंग है, CH3 रिलीजिंग, ये Cl हाइड्रोजन आर ऑलवेज। अगर यहाँ पे OH लगा दो, पढ़ाया तो OH कभी और पढ़ाऊंगा, वैसे इसको और क्लियर करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, रिएक्शन कैसे होती है वो मैकेनिज्म पहले ही पढ़ लिया। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं होता उसका जवाब पहले ही है हमारे पास। फिर रिएक्शन कहाँ होगी उसका जवाब देना आ गया, कितनी तेज होगी उसका जवाब देना आ गया। यस सर। अच्छा, अब यदि NO2 ग्रुप आके इस रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इस रिंग को उसने डीएक्टिवेट कर दिया इलेक्ट्रोफिलिक अटैक के प्रति। फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक दिस रिंग हैज बीन डीएक्टिवेटेड, और अगर इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये रिंग एक्टिवेट हो गई है। तो मैं एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जैसे शब्द बोल सकता हूँ ना, ठीक है। अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे, डीएक्टिवेटिंग। कोई रिलीजिंग ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे, यस। तो ये 2 शब्द लिखे जाए, रिलीजिंग वाले एक्टिवेटिंग, विड्रॉइंग वाले डीएक्टिवेटिंग। अब एक टेबल बना रहा हूं, क्योंकि मैं अभी आपको व्हाट्सएप भी कर सकता हूं और उसमें 1 सेकंड नहीं लगेगा, लेकिन
जनरली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है, बताता है कि व्हाट्सएप वाली चीजें को देखता ही नहीं है। जब मोबाइल हाथ में होगा तो व्हाट्सएप, हमारा व्हाट्सएप कौन देखेगा? तो इसलिए लिख ही लो। पहले मैं टेबल बनाया, कुछ ग्रुप है जिन्हें बोला है VSA, वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड ग्रुप्स, और वो कौन है? वो है NH2, वो है NHR, वो है NR2, और वो है, these are very strongly activating groups, right? अगली कैटेगरी है स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, जिसमें आ गए NHCO CH3, OCO CH3। बेटी ये अपने लोन पे इसको भी दे रहे, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? यस सर। ये लोन पे इधर भी चला गया तो बेंजीन की रिंग के पास उतना अवेलेबल नहीं है। मेरे लोन पे उधर ऑलरेडी जा रहा है तो बेंजीन को उतना मिलने वाला नहीं है। तो ये वेरी स्ट्रांगली एक्टिवेटेड, अब हम स्ट्रांगली एक्टिव, वेरी नहीं है, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड। और OR भी यहाँ आ रहा है, ईथर यहाँ आ रहा है, लेकिन OH इज अ बेटर रिलीजिंग ग्रुप देन OR। तो ध्यान रखने वाली बात। बोले क्यों? तो गोली बोली दे देंगे कि अल्काइल ग्रुप बड़ा होता है, जगह लेता है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ कुछ रिपल्शन हो जाता है, कुछ भी। बट याद तो रख रखिए कि OH इज अ बेटर रिलीजिंग ग्रुप देन OR। ये हो गया स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग की लिस्ट। उसके बाद है एक्टिवेट, बस स्ट्रांगली हमने कुछ नहीं कर दिया जो बहुत है। और कौन है एक्टिवेटिंग? एक तो हमारा एल्काइल ग्रुप, एक हमारा एराइल ग्रुप, एल्काइल एराइल, और एक तरह से एल्कीन, बट एल्कीन काम नहीं आता, एल्कीन। फिर है डी, डी एक्टिविटी। डी एक्टिविटी कौन है? IBrClF। उसके बाद कौन है? उसके बाद है NO, ये इंपॉर्टेंट है। और कौन है? SO। ये इंपॉर्टेंट, तो लिख के छोड़ दो। फिर आया स्ट्रांगली डी एक्टिविटी ST। उसमें कौन है? सल्फोनिक एसिड है, साइनाइड है, एल्डिहाइड है, एसिड है, एस्टर है, एंड एसिड क्लोराइड। एंड देन कम्स वेरी स्ट्रांगली डी एक्टिविटी, जिसमें एक हमारा NO2 है, एक CF3 है विच इज इंपॉर्टेंट, तो रिवर्स हाइपरकंजक्शन का फंडा पढ़ाएंगे। एंड देन NR3 प्लस या NH3 प्लस में अपनी तरफ से लिखवा दें। तो 2-4 मिनट लगे, बड़े काम की चीजें वरना मिस कर जाते हैं, फिर दुख का कारण बनता है। हाँ, देखो ठीक है, बताओ ये तो हाइड्रोजन तुमने रट्टा मार दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसे नहीं पढ़ा वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप NO ग्रुप बनाए, इधर बना रहा हूं, ये देखो, अब यहां पे सब होगा, या माइनस M भी है, मल्टीपल सिंगल मल्टीपल, प्लस M भी है, मल्टीपल सिंगल लोन पेयर, राइट। सिमिलरली ये भी ऐसा ही, मान लो ऐसा आ जाए SO, तो ये मल्टीपल सिंगल लोन पेयर भी है और मल्टीपल सिंगल मल्टीपल भी है। तो इनको आप कैसा ट्रीट करोगे? ट्रीट देम लाइक हैलोजेंस, प्लस M माइनस M सब यही है, तो इनको कैसा ट्रीट करें? हैलोजेंस। हैलोजेंस क्या होते हैं? उधर ओवरऑल विथड्रॉइंग, ये ओवरऑल विथड्रॉइंग वाली कैटेगरी में आ, ठीक है, इनका ध्यान रखिएगा। फिर ऐसा ये जो बनाए थे ये वापस बना के मैं ट्रीट करेंगे, ठीक है।
अब आपके समोसे आ गए, बट मुझे एक बात बोलनी है, उसके बाद आप आए समोसे ठीक। चलिए, अगर मान लीजिए थोड़ा सा, हाँ ठीक है सर बता देता हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिए तुमको, जो डीपी में बोली है उसे क्वेश्चन तो इसके हैं, चेक कर लेंगे। हाँ है, क्वेश्चन तो डाल दिया, फिर सुन लो। अगर मान लीजिए को बोले यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक कहाँ कर रहे हैं, तो बता दो कि इस पे क्या है, और तो पैरा पेरेंट्स में जब सही बात। अगर ऐसा कर दो, रुक जाओ, सिर्फ NO2 है, बोले इस पे क्या है, मेटा इज मेजर, इसका बेटा ले लो, बोले ठीक, इसका बेटा मतलब ये कुछ, लेकिन अगर दोनों आ जाए, अब एक जना बोल रहा है उधर रिएक्शन करना है, एक जना बोल रहा है उधर करना है, तो इलेक्ट्रिकल तो कंफ्यूज हो सकता है। तो फिलहाल इस वाले इलस्ट्रेशन में तो दोनों एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये बोल रहे मेरे ऑर्थो पैरा पे आना, बट मेरा पैरा तो ब्लॉक है, तो इधर ऑर्थो पे आ जाना भैया। ये कह रहा है मेरे बेटा पे आना, तो वो भी तो बेटा में बोल रहा है, तो यहाँ पे भी विवाद नहीं, दोनों एक ही तरफ बुला रहे हैं, वाली पोजिशन ब्लॉक हो चुकी है, ये सब। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, ये दोनों में विवाद हो जाए, दोनों विवाद हो जाए, जैसे एक है CH3 और एक है OH, ये बोल रहा है मेरे ऑर्थो और पैरा, चलो पैरा ब्लॉक है, ये बोल रहा है नहीं मेरे ऑर्थो और पैरा पैरा, चलो पैरा ब्लॉक है, तो ये तो अलग अलग पोजिशन हो गई ना, ये सो नो। तो ऐसे में अगर हम फंस जाए तो हमें तो जवाब देना होगा, ये नहीं कि अब तो कैसे बताएं। तो ऐसे में जो ज्यादा रिलीज कर रहा है उसकी सुनी जाए, रिलीजिंग ये भी है, जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसकी सुनी जाए। अगर दोनों रिलीजिंग है तो ज्यादा रिलीजिंग उसकी सुनो, एक रिलीजिंग एक विड्रॉइंग है तो भी रिलीजिंग वाले की सुनो, दोनों विड्रॉइंग है बोले रहने दो यार, रिएक्शन ही नहीं होती है, इतना विड्रॉ करके इतना लूट लिया इन दोनों ने, इस रिंग के बाद बचा गया। फिर भी अगर बताना हो बोले नहीं नहीं आप बताओ, तो जो उनमें से कम विड्रॉइंग है, बेसिकली फंडा क्या है, जो ज्यादा रिलीजिंग है उसकी सुनी जाएगी। यस और नो? पापा ने बोला इधर वाला ये वाला काम करना, मम्मी ने बोला नहीं इधर वाला काम करना, कौन सा होगा? बाकी तो कोई नहीं होगा। फिर भी अपनी पढ़ाई में क्या होगा, तो ज्यादा रिलीजिंग है इसकी दादागिरी ज्यादा चलती हो, चला लेंगे। यस और नो? इसके क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल दिए थे। तो अगर दो ग्रुप में कुछ कले हो जाए तो जो ज्यादा रिलीजिंग है उसकी बात को अंतिम माना जाता है, ये बात आप लिख लीजिए। In case of any confusion, whichever group is more releasing dominates. जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा देता है उसी की सुनी जाती है। आज काफी डीपीपीस कर लिया आपने, अब चीजें फटाफट हो जाएगी। आज तारीख 12 हो गई है, इस महीने के अंदर काफी क्लासेस लगा के होली के 2 दिन को भी अच्छे से यूज करके काफी कुछ हम कवर अप कर ले। ठीक चल रहा है, तो भी थोड़ा बहुत अभी आपको टाइम मिल रहा है, पढ़ाई करिए, क्वेश्चंस कीजिए, डाउट पूछिए। थोड़े दिन बाद जब कोर्स हो जाएंगे तो फिर डाउट से फिर रिवीजन ही कराना है, हम भी रिवीजन ही कराएंगे। लो आओ जी आज ये टॉपिक पढ़ते हैं, ये पहले बोल देंगे कल ये टॉपिक रिवाइज कराएंगे, तो रिवीजन करके एकदम चीज अपने आप ज्यादा समझ में आती है, स्पीड सब बढ़ जाती है। बट पहले एक बार कोर्स तो कंप्लीट हो, तो यूँ देखते हुए कि भाई इतना लेट चालू हुआ, हमने ठीक ठाक कर लिया, बट हम आराम नहीं करें, लगे। और फिलहाल आप जाएं, लगे।